क्लियर कट। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। खबरों के जाल में आपका सरोकार कहीं खो न जाए और बयानों के शोर में मुद्दे गायब न हो जाएं, इसीलिए ये खास शो आपको जरूर देखना चाहिए जो दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो आज नेपाल में नई पीढ़ी के नौजवानों ने अपने खून से क्रांति लिख दी। उनके दर्द से उपजे आक्रोश ने एक झटके में नेपाल की किस्मत पलट कर रख दी। यहां से नेपाल आगे बढ़ता है या उसका पहिया पीछे की तरफ घूमेगा, यह कहना मुश्किल है। हमने कल ही आपको बताया था कि अगर आप इसे सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन से उपजे आक्रोश का परिणाम मान रहे हैं तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। बैन तो बस चिंगारी थी। नेपाली युवाओं के दिलों में विद्रोह का बारूद तो एक लंबे अरसे से भर रहा था और आज जब गुस्से के साथ या यूं कहें कि गुस्से की आग के साथ जब वही बारूद फटा तो पूरा एक तरीके से यूं समझिए कि नेपाल धू धू करके जल उठा। जलते संसद से उठता धुआं पूरे काठमांडू के आसमान में छा गया। जेनजी की गर्जना के आगे आज नेपाल की सत्ता बौनी नजर आ रही थी और नेपाल की जो सत्ता के हर गलियारे आज उनकी हुंकार से कांप रहे थे। कल तक जिनके कंधों पर देश था उनमें आज देश छोड़कर भागने की होड़ लगी हुई। क्या राष्ट्रपति, क्या पीएम आवास, सत्ता की जिन कोठियों में भ्रष्टाचार का कालिख पुता था, आज वो सब के सब विद्रोह की आग से निकले धुएं में घिरे हुए दिख रहे थे। तो जेनजी नौजवानों के विरोध के सामने न हुकूमत की लाठी टिक पाई और न सत्ता की बंदूक। सत्ता के दमन के सारे हथियार आज नेपाली नौजवानों के सामने नाकाम साबित हुए। सब के सब बेबस दिखे। वही ओली जो कल तक कह रहे थे कि न सोशल मीडिया से बैन हटाऊंगा और न ही किसी आंदोलन को छोड़ूंगा, बख्शूंगा, वो आज इस्तीफा देकर भाग गए, उड़ गए। क्योंकि अगर कल के खूनी कांड के बाद आज नेपाल का जो नौजवान था वो ओली के बंदूक से निकली हर गोली का हिसाब करने निकला हुआ था। आज जेनजी की टोली हर शहर में एक ही मंसूबे के साथ निकली थी कि अब सत्ता को बदल कर रख देना। ओली बनाम जेनजी की टोली की इस लड़ाई में आज ओली के हर मंत्री का एक एक करके नंबर आया और ऐसे ही नौजवानों के एक जत्थे ने मंत्रियों के घर में घुसकर जनता से लूटे गए पैसों की गड्डियां उड़ा दी और उन्हें जब हवा में उड़ाया गया उन नोटों को, तो गौर कीजिए कि उन नोटों को बटोरने के लिए कोई नौजवान झुका नहीं। किसी नौजवान ने उन नोटों को हाथ नहीं लगाया क्योंकि उनकी लड़ाई उसी नोट तंत्र के खिलाफ है। नौजवान प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पूर्व पीएम देववा के घर में घुसकर भी उनकी पिटाई कर दी। वित्त मंत्री को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और उनके सीने पर तो लात मारी गई और वो जान बचाकर भागते दिखे। नेपाली कांग्रेस का पार्टी कार्यालय फूंक डाला गया। देखते देखते राजधानी काठमांडू की 3 प्रमुख इमारतें, संसद, सिंह दरबार और सर्वोच्च न्यायालय, पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों का कंट्रोल हो गया इन तीनों पर। अब सवाल यह है कि यहां से आगे नेपाल किस तरफ जाएगी? नई सरकार बनेगी या मिलिट्री का शासन होगा? बांग्लादेश की तरह छात्र अपना नेता चुनेंगे या फिर कहीं से किसी को प्लांट किया जाएगा? कहीं नेपाल लंबे अराजकता के दौर में तो नहीं चला जाएगा? और जेनजी क्रांति के पीछे असली लोग कौन हैं, उनका नेता कौन है?
तो अगले कुछ मिनटों में इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको नेपाल की जेनजी क्रांति का सबसे ताकतवर जो उसकी तस्वीर आज आई है वो आपको दिखाते हैं, जो ये कहता है कि भ्रष्ट शासन व्यवस्था के खिलाफ युवाओं का विद्रोह सिर्फ गुस्से से नहीं लिखा जाता, बल्कि जज्बात और खून से लिखा जाता। जरा देखिए इसको। तो नेपाल में बवाल की इस बड़ी पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको नेपाल की संसद के भीतर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तबाही के निशान दिख रहे हैं। जरा देखिए। हम नेपाल के पार्लियामेंट के अंदर हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो इस वक्त नेपाल के इस संसद में है। बदलाव चाहते थे लोग, लिहाजा आज खुद जो है संसद भवन के अंदर है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और पूरे तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी हर तरफ आपको धुएं का गुबार दिखाई देगा कि पूरे पार्लियामेंट में आग के हवाले किया गया है, सबको जो है वो आग के हवाले किया गया है। और ये जो तमाम जो युवा जो है वो किस तरीके से जोश में है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सभी युवा जो है जोश में यहाँ पे है, क्योंकि जो ये बदलाव चाहते थे, जिसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आज पूरा हुआ है। इनको लगता है कि चीजें जो है जिसके लिए ये लगातार संघर्ष कर रहे थे वो, मैडम जिस को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था वो आपको लगता है हो गया क्या? हो गया, एकदम पूरा हो गया। पूरा हो गया? पूरा हो गया। आज पब्लिक जो है, आम पब्लिक जो है, नेपाल के लोग जो है वो इसके अंदर घुस गए, खुश है, खुश है, एकदम खुश है, घुस गए हैं विधान परिषद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। एकदम। तो देखिए किस तरीके से अभी भी जो है कमरों में आग लगी हुई है, अभी भी ये सब कुछ जल रहा है। और ये तमाम लोग जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो उनका मानना है कि जो उम्मीद थी, जिसके लिए लड़ाई थी, वो पूरा कर ली है। देखिए ये गाड़ियां हैं जो आग के हवाले कर दी गई हैं। इसके अलावा देखिए कमरों के अंदर आग है, बिल्कुल हर तरफ जो है आग ही आग है। आपको आग और धुआं, यही दो चीजें जो है ये पूरे पार्लियामेंट के अंदर दिखाई देंगी। मैडम आप जानना चाह रहे थे कि आप लोग जो ये मांगे थी, यूथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ओली को जो है रिजाइन करना चाहिए, वो रिजाइन कर दिया, अब खुश है आप लोग? मलाई को हिंदी बोलने आपको हिंदी आती है? अभी जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अच्छा ओके, तो तमाम जो यूथ थे जो लगातार इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उनको लगता है कि वो उसे पूरा कर पाए हैं। पूरे जो संसद है उसको आग के हवाले कर दिया गया है इस वक्त, और लगातार ये तस्वीरें आपको यहाँ दिखाई देगी, हर तरफ आग और धुआं है। ये हालात जो है वो नेपाली संसद का है, जो पार्लियामेंट हाउस है इनका, वहाँ के हालात है। ये व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं और पूरे परिवर्तन में आपको दिखाई देगा किस तरह से पूरे इस इलाके को आग के हवाला किया। देखिए पूरा जो है आपको सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देगा हर तरफ। आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कितना जोश है युवाओं में। खुश हो कि जो चाहिए था मिल गया, मिल गया तो नहीं गया, लेकिन ओली तो गया ना, ओली तो भाग गया, ओली तो भाग गया, पूरा आदमी भाग गया, ओली तो जाना चाहिए था ना। तो देखिए कि किस तरीके से जो नौजवानों की गुस्से की आग वहां की सड़कों पे किस तरीके से दिखाई दे रही है, और उस आग की लपट में वहां की सत्ता कैसे धू-धू करके जल रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब जरा एक बार फिर से उस सवाल की तरफ लौटते हैं कि यहां से नेपाल किस तरफ जाएगा। तो ये समझने के लिए एक बार जरा जेनजी नौजवानों की मांग पर गौर करिए कि वो चाह क्या रहे। तो जेनजी की मांग ये है कि जो राज्य प्रमुख है वो सिर्फ एक औपचारिक पोस्ट होगा और वो राजा ज्ञानेंद्र शाह को दिया जाए, यानी कि ज्ञानेंद्र शाह को राज्य प्रमुख बनाया जाए और वो सिर्फ एक औपचारिक पद होगा। और इस मांग के मायने क्या हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये जानिए कि और मांगे क्या क्या है उनकी। तो जेनजी की जो दूसरी मांग है वो ये है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर बालेंद्र शाह को शपथ दिलाई जाए। और ये जो नाम है बालेंद्र शाह जो आज नेपाल में गूंज रहा है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में विस्तार से बताऊंगा। तीसरी मांग पहले जानिए। तो तीसरी मांग यह है कि गृह मंत्री का पद रवि लामिछाने को दिया जाए। रवि लामिछाने नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्हें धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस ने 18 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जेनजी की डिमांड के सामने आते ही रवि को जेल से रिहा कर दिया गया है। जेनजी की मांग है कि रवि लामिछाने ही पुरानी सरकार के सभी मंत्रियों की सारी फाइलें खंगालेंगे और सबका हिसाब किताब करेंगे। उनके भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा
खोलेंगे और उन्हें सजा भी दिलवाएंगे। जेएनजी ने इसी के साथ नेपाल की जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी जिसको कि एनसीपी यूएमएल कहते हैं, और तीसरी जो पार्टी है एनसीपी एमसी यानी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर, इन तीनों दलों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, यानी कि इनको अगले चुनाव में चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। जेएनजी के प्लान के मुताबिक कार्यवाहक प्रधानमंत्री अगले 6 महीने के भीतर इन तीनों दलों को हटाकर बाकी के जो दल हैं नेपाल में उनके साथ नया चुनाव कराएं और सत्ता का हस्तांतरण करें। यानी क्रांति की जो नई भूमि नेपाल आज दिख रही है, वो लोकतंत्र का फूल खिलाने की उसकी जिम्मेदारी उसने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बालेन शाह के कंधों पर डाल दी है। तो कम से कम जेएनजी के प्लान के हिसाब से देखा जाए तो यही दिख रहा है कि जो नेपाल में जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं एक तरीके से पूरी तरीके से वो डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं और नेपाल की जनता खास करके नई पीढ़ी का उन पर कोई भरोसा नहीं रहा। अब सवाल यह है कि बालेन शाह कौन है और इस पर नेपाल के युवाओं को इस व्यक्ति पर इतना भरोसा क्यों है, तो जरा इनके बारे में भी जान लीजिए। तो मेयर बालेंद्र शाह, जिनको लोग प्यार से बालेन कहते हैं, वो अभी काठमांडू जो वहां की राजधानी है वहां के मेयर हैं। और कल ही हमने आपको बताया था कि नेपाल के युवा प्रदर्शनकारियों को इन्होंने कैसे अपना पूरा समर्थन दे रखा है और जो युवा हैं खास करके जो जेएनजी है वो इनके मुरीद हैं। और जो युवाओं की डिमांड जिस तरीके से उन्होंने इनको लेकर रखी है उससे स्पष्ट है कि इनके बीच में जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं उनके बीच में बालेन शाह की कितनी साख है। तो कल हमने आपको बताया था कि कैसे जेएनजी ने इस आंदोलन की रूपरेखा तय की थी और ये नियम बनाया था कि 28 साल से कम उम्र के युवा ही इसमें भाग लेंगे। 28 साल से ज्यादा उम्र का आदमी इस आंदोलन में बिल्कुल नहीं आए। और इसी को ध्यान में रखते हुए बालेन शाह ने, जो कि खुद 35 साल के हैं, उन्होंने खुद को इस आंदोलन से अलग इस तरीके से रखा कि वो सड़क पे नहीं आए, लेकिन आंदोलन को और प्रखर और जोरदार बनाने में बालेन ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई थी पीछे से। तो बालेन पर जेएनजी को भरोसा इसलिए भी है क्योंकि बालेंद्र शुरू से ओली के धुर विरोधी रहे और ओली के साथ लंबे समय से उनका राजनीतिक टकराव चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि बालेन में नेपाल के जेएनजी को अपना नेता दिखता है, ऐसा नेता दिखता है जो उसकी तरह है, जो उसकी भाषा में बात करता है, उसकी दिक्कतों को समझता है, उसके सपनों को समझता है। तो उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। सोशल मीडिया बैन से नेपाल क्रांति की जो चिंगारी भड़की, उसकी मशाल आज बालेन शाह जैसे एक रैपर के हाथ में दिख रहा है। जेएनजी जो बालेन जो रैप गाने लिखते हैं, गाने गाते हैं और उनके गीत आज कैसे नेपाली युवाओं के क्रांति के गीत बने हुए हैं वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक बार जरा ऐसे ही कैसे इस पूरे आंदोलन के दौरान उनका लिखा हुआ गीत गूंज रहा था और आंदोलन की एक तरीके से मशाल बनकर अलग जगा रहा था, एक बार जरा देखिए। तो बालेन शाह ने साल 2022 में काठमांडू में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। और आज जब नेपाल के युवा अपने हाथों से अपने राष्ट्र का इतिहास फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तब इस मोड़ पर एक बार फिर बालेन शाह उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। बालेन ने अपने कार्यकाल में काठमांडू में कई बड़े सुधार किए, जैसे सड़कों की सफाई, फुटपाथों को पैदल यात्रियों के लिए साफ सुथरा बनाना, सरकारी स्कूलों की निगरानी और जो टैक्स चोरी करने वाले जो निजी स्कूल हैं उन पर नकेल कसना। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। और आज यही ताकत, बालेन शाह की इसी ताकत को आज नेपाल की नई पीढ़ी सलाम कर रही। इससे भी नहीं होगा। क्या चाहिए? उसको माफी मांगना पड़ेगा आकर जनता के सामने। हाँ। और उसको जेल चलन करना पड़ेगा। हाँ। अब जो बनता है सरकार, हाँ। हाँ। वो सरकार द्वारा उसको कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी सत्ता किसके हाथों में आनी चाहिए? कौन बनना चाहिए नेता? बालेन शाह। बालेन शाह बनना चाहिए। बालेन शाह बन्नुपर्छ नेपालको प्रधानमन्त्री। अच्छा, क्यों बनना चाहिए आपको? क्यों लगता है? नहीं
वो भनेको नयाँ पुस्ताको युवा हो होइन अनि बालन शाह को लेकर बहुत चर्चाएं हैं। मैं बहुत सालों से बात कर रहा हूँ, सभी लोग कह रहे हैं बालन शाह को लेकर। आखिर क्या वजह है बालन शाह को चाहते हैं आप? जसले देशलाई सही दिशामा लान सक्छ, जसले देश परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने हामी युवाहरूलाई लागेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई बालन शाह जस्ता त्यस्ता धेरै युवाहरू छन् जसले देश हाँक्न सक्छन्। हामीले ये सब पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ। अरे कह तो रहे कि रिजाइन हो गया, रिजाइन होने से नहीं, जो केपी ओली और उनके कैबिनेट ने जो करप्शन किए हैं वो सिर्फ रेजिग्नेशन देने से नहीं होगा। क्योंकि हम लोग का डिमांड ये है कि अब पूरी न्यू जनरेशन जो लीड कर सके, जैसे बालन हुआ, रवि हुआ, वो जनरेशन हम लोग को चाहिए। ये जो पिछले नेता लोग थे ये पूरे करप्ट, ऑल दे आर टोटल करप्शन। वो पूरे करप्शन में डूबे हुए थे। वी डोंट नीड दैट। तो इन नौजवानों की बातों से आपको इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि आखिर क्या वजह है कि नेपाल की नई पीढ़ी, बालन शाह जैसे जो नए दौर के नेता हैं, जिनको अपना नेतृत्व इनमें क्यों दिखाई दे रहा है, इनकी बातों से आपको इसका अंदाजा लग गया होगा। और जो पुरानी पीढ़ी के नेता हैं या जो पुरानी पार्टियां हैं, उससे क्यों मोह भंग हो गया है नेपाल के नौजवानों का, उसको अगर आपको समझना है तो ऐसे देखिए कि पिछले 17 साल में, यानी कि 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद से ही नेपाल अस्थिरता की आंधी झेल रहा है। राजशाही के खात्मे के बाद 17 साल में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाया। कहा जा रहा है कि नेपाल का लोकतंत्र रेत पर बने घर की तरह रहा, डावाडोल और अस्थिर, जिसे राजनीतिक अवसरवाद की हवाओं ने लगातार अपने हिसाब से गढ़ा है, मोड़ा है, लूटा है। वैसे तो नेपाल ने आंदोलन की आग बहुत पहले भी देखी। साल 1996 में जब राजशाही के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन शुरू हुआ था, फिर 12 सालों की हिंसा और अस्थिरता के लंबे दौर से गुजरने के बाद माओवादियों की सरकार बनी। क्रांति की आस में खून खराबा और बराबरी के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाली नेपाली जनता को थोड़ी उम्मीद नजर आ रही है। नेपाल में 2015 में नए संविधान के साथ खुद को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। फिर भी आज नेपाल अपने अतीत की जंजीरों से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया। लाल क्रांति का सपना अधूरा रह गया। लोकतंत्र लगातार राजनीतिक उठापटक में फंसा रहा और राजशाही समय समय पर सिर उठाकर अपने लिए अवसर की तलाश करती रही। 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद नेपाल ने लोकतंत्र की राह जरूर पकड़ी, लेकिन यह राह स्थिरता से कोसों दूर। 17 सालों में 14 बार सरकारें बदल चुकी हैं। आप सोचिए, 14 सरकार 17 सालों में, यानी कि एक अगर देखा जाए तो एक सरकार 1.25 साल भी ठीक तरीके से नहीं चल पाई और कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाया। राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की होड़ और भ्रष्टाचार के आरोपों ने नेपाली जनता के मन में लोकतंत्र को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस नेता पे, किस पार्टी पे कैसे भरोसा किया। नेपाली जनता को भी लगा कि लोकतंत्र केवल नेताओं के लिए सत्ता का खेल है और जिसका फायदा आम आदमी को कभी नहीं मिले। नेपाल दिनों दिन गरीबी के दलदल में धंसता चला जा रहा है। आज नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में से गिना जाता है। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के बाद दूसरा सबसे गरीब देश नेपाल है। इसीलिए इस साल की शुरुआत में राजधानी काठमांडू और दूसरे शहरों में हजारों लोग राजा वापस आओ, देश बचाओ इस नारे के साथ सड़कों पर उतरे थे। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह, जिन्हें 2008 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, उन्हें सत्ता सौंपने की मांग की जा रही थी और इस बार भी जेनजी की डिमांड में सबसे ऊपर ज्ञानेंद्र का नाम आ रहा है कि उन्हें एक तरीके से राज्य प्रमुख के तौर पर स्थापित किया जाए। यानी कि वो सत्ता के केंद्र में जरूर होंगे, लेकिन वो सत्ता जो है औपचारिक नहीं होगी, बल्कि एक तरीके से वो आप ऐसे समझिए कि वो एक राज्य प्रमुख के तौर पे जरूर होंगे, लेकिन जो सत्ता का केंद्र होगा या जो सत्ता की चाबी होगी वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही होगी और वो प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना जाए। और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री चुना जाए वो नौजवानों की इच्छा और नौजवानों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर उसका चुनाव किया जाना चाहिए। कहा तो यह भी जा रहा है कि जब राजशाही के दौर में, राजशाही के विरोध में जो सशस्त्र आंदोलन खड़ा हुआ था, उसमें भी इतने लोग नहीं मारे गए, जबकि वो आंदोलन भी सालों चला, लेकिन उसमें भी उतने लोग नहीं मारे गए जितने कि कल एक दिन, सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट में, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे प्रोटेस्ट में और वो भी लोकतांत्रिक सरकार के शासन में
पीएम ओली ने जितने लोगों को गोलियों से भुनवा दिया, जितने लोग एक दिन के आंदोलन में मारे गए, इतने लोग नेपाल के इतिहास में कई बार सालों चले आंदोलन में भी नहीं मारे गए। इसीलिए आज बेशक ओली उड़कर भाग गए हैं, लेकिन गुस्से की आग अभी ठंडी नहीं हुई। ओली से इंतकाम की आग पूरी तरीके से धधक रही है और इसका क्या अंजाम होगा कहना मुश्किल है। जरा देखिए एक बार कि लोग अभी भी कैसे गुस्से से उबल रहे हैं। उसको रिजाइन करने से कल जो जितने लोग मरे थे वो वापस आ जाएंगे क्या? तो क्या चाहते हैं आप लोग? वो उसे ना इसी तरह से, जिस तरह से टायर जलाया गया है ना, उसी तरह से जला देंगे ना तो वो खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। इसी तरह के भी ओली को जलाएंगे ना तो सब खुश हो जाएंगे। वरना उसको रिजाइन करने से, उसने राजीनामा देने से कुछ नहीं होने वाला। कल जो लोग थे वो वापस आएंगे क्या? जितने मरे बेचारे, इतने साथ छोटे छोटे बच्चे मर गए थे, वो वापस आ जाएंगे क्या? इसीलिए उसे राजीनामा देने की जरूरत नहीं है। खुद अपने आप को आग लगा दे, वो अच्छा बात होगा। फिर सब लोग खुश हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यही चाहते हैं बस। तो नेपाल में ओली के इस्तीफे के बाद भी तनाव कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको बीरगंज से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां सड़कों पर अभी भी हजारों लोग मौजूद हैं और बड़ा हंगामा चल रहा है। यहां सड़क पर अभी भी बहुत खतरनाक स्थिति है। इसीलिए हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने होटल की बालकनी से इस हंगामे की रिपोर्ट तैयार की है। जरा देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीरगंज में सड़क पर किस तरह से उपद्रव हो रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए पीछे किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर इतना तेज है कि सड़कों पर आम लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखिए जगह जगह जो लोग हैं, जो उपद्रवी है, वो किस तरह से तोड़फोड़ कर रहा है। ये हम अपने होटल के कमरे से आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर नेपाल के शहरों में सड़कों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारी अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर देखिए किस तरह से उपद्रव मचा रहे हैं और मीडिया को भी टारगेट किया जा रहा है। कई जगहों पर मीडिया को भी टारगेट किया गया है। वो कैमरा देखते हैं तो उसके बाद उनका जो गुस्सा है वो बढ़ जाता है। लेकिन बावजूद इसके हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर नेपाल में जता रहा है, दिखा रहा है। तो ये तस्वीर किस तरह से, चूंकि सीधे कैमरा अगर हम दिखाएंगे तो उधर से ईंट पत्थर भी चला देते हैं ये। ऐसे में हम ये होटल के कमरे से आपको दिखा रहे हैं तस्वीर कि किस तरह से यहाँ पे सड़कों पर हाल है, किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर बेकाबू है। जिस तरह से प्रशासन की के तरफ से यहाँ पर जो यहाँ पर प्रदर्शन जो हो रहा है उसको प्रशासन भले दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है वो जगह जगह इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर तोड़फोड़, आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, बीरगंज, नेपाल। तो ये तो सीमावर्ती जो शहर है बीरगंज, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो कि बिहार के रक्सौल से लगी हुई है। अब आपको एक बार फिर से काठमांडू लेकर चलते हैं, नेपाल की राजधानी। देखिए वहाँ अभी भी संसद के बाहर कैसे युवा बड़ी संख्या में मौजूद हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। साथ ही क्या कह रहे हैं, जरा एक बार फिर से उनको सुनिए। ये जो तमाम यूथ है यहाँ पे, बस आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर, देव आप आ जाओ, सेफ्टी जरूरी है यहाँ पे। ये गैस का सिलेंडर था। अब देखिए कैसे जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में युवा इकट्ठे हुए हैं। देखिए हर तरफ काले बादल, धुएं का गुबार और बड़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पर। देखिए कैसे ये जो है, ये कुर्सी पे बैठकर यूथ किस तरह से खुशी महसूस कर रहा है। देखिए कुर्सी मिल गई, कुर्सी एकदम मिल गई सर। खुशी, अभी बहुत ही खुशी है। हाँ। क्योंकि अभी नेपाल ने जीता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही खुश हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो ये पार्लियामेंट की चेयर है जिस पर भाई बैठा हुआ है और ये कह रहा है किसी का नहीं है। तो ये इसी की लड़ाई थी जो लगातार यूथ यहाँ के कर रहे थे और आज इनका फिर से आ गए ना जी। नहीं, ये देखिए किस तरह से खुशी है। आप लोग खुश हो बहुत ज्यादा? एकदम खुश हूँ, खुश मिल गया। वो है ना मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। अब बालन आ जाएगा तो अब यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको लगता है कि बालन ठीक कर देंगे सब कुछ? सब कुछ ठीक कर देंगे। कैसे भी चाहिए बस।
यूथ है और ये कह रहे हैं कि बालेन के आने के बाद चीजें बदल जाएगी। जो करप्शन था जिससे लोग परेशान थे यहाँ पे, वो करप्शन खत्म होगा, एक नई जनरेशन होगी, एक नए यूथ होंगे, तो चीजों को बदलेंगे। नहीं ना बैठो, तो ये लगातार लंबे जितने साल का इंतजार था ना हमको, आज वो हो गया, इंतजार खत्म हुआ, इंतजार खत्म हो गया। आज सब लोग खुश है। यहाँ पे सब लोग खुश, एक एक करके पूछिए कि कौन खुश नहीं है, बोलिए सब खुश है। सब खुश है, सब खुश है। तो ये देखिए सब खुश है यहाँ पे। सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। ओली करप्टेड थे और इन्होंने कहा, और उन्होंने देखिए कैसे जो है यूथ जोश में है, कैसे खुशियां मना रहे हैं। ये देखिए कैसे देखिए लगातार जोश में है, कितना यूथ में है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि नेपाल में प्रधानमंत्री ओली ने भले इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यहां से जो शांति की और स्थिरता की राह है वो बहुत लंबी है। आप देखिए कि ज्यादातर लोग जो वहां पर अभी मौजूद हैं संसद में, उनकी उम्र देखिए, वो मुश्किल से 20 साल के भी नहीं होंगे। ये 15 से 18-20 साल के नौजवान हैं और उनको लग रहा है कि देश की सत्ता जो बैठे हुए लोग थे, उन्होंने लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। और अब बालेन शाह और इस तरह के जो नई पीढ़ी के नेता हैं वो सामने आएंगे, तभी नेपाल की इस तस्वीर बदल सकती है। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक नेपाल में अस्थिरता का जो संकट है ये बना रहेगा। अब आप ये कैसे, अब आगे अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं कि अगले कुछ दिनों में सेना और जो बालेन शाह और रवि जैसे जो नेता हैं जो कि नौजवान हैं, वो किस तरीके से सत्ता की नई राह गढ़ते हैं, ये वहाँ देखने वाली बात होगी। और यहाँ से नेपाल किस तरफ जाता है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कि लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और क्लियर कट में आपको ये बताते हैं कि पीएम मोदी के किस प्रोजेक्ट की वजह से चीन बेचैन हो उठा है और अपने यहाँ कांग्रेस पार्टी भी उस प्रोजेक्ट पर क्यों लगातार सवाल खड़े कर रही है। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिखे एक आर्टिकल ने मोदी सरकार के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की तरफ पूरे देश का ध्यान खींचा है। देश की राजधानी दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्से में इस पर काम शुरू हो चुका है और ये पीएम मोदी का वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो अगले कुछ सालों में दुनिया में भारत की नई ताकत और नई पहचान के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। पीएम मोदी के ग्लोबल साउथ की रणनीति की बेहद अहम कड़ी बनने वाला है प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। कैसे भारत की सामरिक और आर्थिक ताकत बनने वाला है, उसके लिए मोदी सरकार के इस मेगा प्लान को जरा क्लियर कट तरीके से समझने की जरूरत है। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में की थी और इस मेगा प्रोजेक्ट को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आखिरी छोर पर बनाया जा रहा है और इसमें मालवाहक जहाजों के लिए एक बंदरगाह, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी और 450 मेगावाट की गैस और सौर आधारित बिजली परियोजना स्थापित की जा रही है। ऐसी स्मार्ट हाईटेक सिटी जिसे भारत का सिंगापुर कहा जा सके। ये प्रोजेक्ट नीति आयोग और एक रिपोर्ट के आधार पर, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर बनाया जा रहा है, जिससे ग्रेट निकोबार द्वीप की अहमियत को देखते हुए वो यहां पर उसकी पूरी तैयारी की गई है और इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में ये प्रोजेक्ट बन रहा है वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और मलेशिया के पोर्ट क्लांग और सिंगापुर से एक तरीके से बराबर की दूरी पर है। ये प्रोजेक्ट भारत को रक्षात्मक तरीके से एक भारत की रक्षा और भारत की आर्थिक जरूरतों के हिसाब से जो है इसको डिजाइन किया गया है और इसके पूरा हो जाने पर भारत को एशिया के एक महत्वपूर्ण समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने में हमें कामयाबी मिल जाएगी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर चीन क्यों बौखला रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे हम। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी से लगे हिंद महासागर का हिस्सा है,
यहां पर कई ऐसे स्ट्रेट हैं जिसको कि जल डमरू मध्य कहते हैं, यानी कि समंदर में ऐसे सकरे रास्ते हैं जहां से कि समुद्री जहाज गुजरते हैं, और समंदर से गुजरने वाला एक बहुत बड़ा ट्रैफिक इसी तरह के जो स्ट्रेट हैं, जिसमें से मलक्का स्ट्रेट जिसको जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं। और इसमें दो स्ट्रेट महत्वपूर्ण है, एक तो मलक्का और दूसरा सिंगापुर। यहां से दुनिया के समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। कहा जाता है कि 30 से 40% जो इंटरनेशनल ट्रैफिक है वो इसी से होकर गुजरता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इससे होकर जो चीन का 80% जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, वो इसी रास्ते से होकर जाता है। ऐसे में अगर भारत यहां एक पोर्ट बनाने जा रहा है जिसके जरिए जो चीनी जहाज हैं उनकी सीधी सीधी निगरानी की जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर उस पर नकेल भी कसा जा सकेगा, तो इस पोर्ट को लेकर चीन का असहज होना बहुत बहुत स्वाभाविक है। इस समुद्री रूट के जरिए कैसे भारत को एक बहुत बड़ा से मिल जाएगा इस पूरे इलाके में, ये इसको जरा समझिए। आपको हम एक मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो जरा इसको देखिए कि ये आप देखिए यहां पे ये सिंगापुर और ये इंडोनेशिया, इसके बीच जो ये जो दिख रही है आपको पतली सी नीली रंग की जो रेखा जैसी दिख रही है, ये है मलक्का स्ट्रेट, जिसको कि मलक्का जल डमरू मध्य भी कह सकते हैं आप। ये यहां से होकर दुनिया का 40% जो सी ट्रैफिक है, जो समुद्री मालवाहक जहाज हैं, वो यहां से 40%, 30 से 40% गुजरते हैं। और आप देखिए कितने बड़े इलाके को कैटर करते हैं। यहां से देखिए चाइना, जापान, कोरिया वगैरह से होते हुए ये पूरा जो ईस्ट एशिया है उसके सारे देशों को टच करता हुआ, ये इंडोनेशिया वगैरह से होते हुए पूरा बांग्लादेश, भारत, और ये होते हुए पूरा जो खाड़ी के देश हैं जहां से कि दुनिया भर को कच्चे तेल की आपूर्ति की जाती है, पेट्रोलियम की आपूर्ति की जाती है, उससे जाकर जुड़ता है। तो देखा जाए तो ये दुनिया के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक सी रूट है। और यहां पर जो भारत का जो ग्रेट निकोबार अपना प्रोजेक्ट है, जरा उसको देखिए कि वो कैसे वो यहां पर अगर आप ये देखें, ये जो ये ब्लिंक कर रहा है, जो कि ये यहां पर भारत का इस तस्वीर में पता नहीं आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे होंगे या नहीं, लेकिन यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर ग्रेट निकोबार है। और जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इसी पर भारत अपने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत उसने की है। और ये जो कहा जा रहा है कि ये जो यहां पर जो पोर्ट भारत बना रहा है वो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब यह है कि दुनिया में जो बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हैं उसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसमें से सिंगापुर, दुबई और कोलंबो। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब यह हुआ कि दुनिया में जो भी कंटेनर के जरिए या समुद्री मार्ग से जो भी कंटेनर भेजा जाता है, तो कई बार वो बड़े बंदरगाहों पर उतार कर और दूसरे रूट के लिए उनको वहां से डाइवर्ट किया जाता है। यानी कि बहुत सारे देशों में, या यूं कहें कि दुनिया के 2 देशों के बीच में कई बार सीधी समुद्री सेवा नहीं होती है। तो ऐसे में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो होता है वहां पर लाकर ये कंटेनर उतारे जाते हैं और फिर वहां से दूसरे देशों के लिए भेजे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और इसके जरिए ये आप यूं समझिए कि भारत को इस पूरे इलाके में जो खास करके देखा जाए तो एक मैरीटाइम पावर के रूप में खुद को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। तो यहां एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक एयरपोर्ट जो कि सिविलियन और एयरफोर्स दोनों के इस्तेमाल के लिए होगा, और साथ में 3 लाख लोगों के रहने के लायक एक स्मार्ट सिटी बनाना, ये भारत की योजना है। और इसके जरिए भारत एक तरीके से देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी और मलक्का स्ट्रेट के पास एक ऐसा अड्डा बनाना चाहता है जो कि न सिर्फ आर्थिक नजरिए से महत्वपूर्ण है भारत के लिए, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी
और भारत को एक महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है कांग्रेस, इसलिए कि इसके जरिए भारत सरकार जो है वहां की इकोलॉजी और वहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। इस आधार पर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। तो एक बार फिर से एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के या एक मुद्दे पर चीन और कांग्रेस दोनों का एकमत होना यह भारत में बहुत सारे लोगों को हैरान कर रहा है। तो क्लियर कट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार प्रतिशोध दिनेश गौतम के साथ।